नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। दोस्तों, मुद्दा जरूरी एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम बात करते हैं देश की, राष्ट्रहित की, समाज की। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए लाखों लोग हंसते हंसते बलिदान हो गए। बहुत सारे युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ऐसे किसी का नाम अगर हम याद करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है शहीद आज़म भगत सिंह। भगत सिंह हमारे देश के एक ऐसे शहीद हुए हैं जिनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। राजगुरु सुखदेव इनके साथी थे। इन तीनों को एक ही साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि इन्होंने लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए सांड्रस की हत्या की। लेकिन बीते दिनों पंजाब से नए नए सांसद बने सिमरनजीत सिंह मान ने एक ऐसा बयान दिया जो शर्मसार कर देता है। उनका कहना है कि भगत सिंह आतंकवादी थे। सबसे पहले हम उनका बयान सुनाएंगे। लोग तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी। आहूजा जी, बयान आपने भी सुना, आज दुनिया सुन रही है सिमरनजीत सिंह का बयान। वो खुलेआम भगत सिंह की तुलना जैसे भिंडरावाला से कर रहे हैं। तो उनको भी एक आतंकवादी ही बताने में उनको कोई गुरेज नहीं। सबसे पहले सिमरनजीत सिंह मान का ये जो बयान है, इसको सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहला बात क्या आती है? ये बयान एकदम गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल बिना इतिहास को जाने दिया गया प्रतीत होता है। प्रथम। द्वितीय, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ये बयान दिया जाना जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ताजा ताजा चुना गया है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा बयान देकर जन भावनाओं को भड़काने का कोई अधिकार उन्हें संविधान में नहीं मिलता है। तीसरा, अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी एक सीमा है। अभिव्यक्ति की आजादी मेरे राष्ट्र के सम्मान से बढ़कर कभी नहीं हो सकती, और जब मेरी अभिव्यक्ति की आजादी एक मर्यादा के तटबंध को लांघने लगती है तो वह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रह जाती, अपितु वह दिया गया एक दुर्भावनापूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए जो भाषण दिया, संदेश दिया, वह कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि दंड को आकर्षित करता है। हमने एक चीज समझनी चाहिए कि सरदार भगत सिंह, आज यदि हम स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में, आजादी के अंदर सांस लेने में सफल हो रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि सैकड़ों हजारों उन ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों ने क्रांतदर्शी देव दयानंद की एक, जो मैं कहूंगा कि क्रांतिकारियों की गीता के नाम से सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके
इस स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और इस प्रकार का बयान देना कि हमारे स्वाधीनता सेनानी, हमारे अमर हुतात्मा भगत सिंह, हमारे आत्म बलिदानी आतंकवादी थे, ये शायद उनके स्वाधीनता के भारत में, आजाद भारत में श्वास लेने के अधिकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमें तो सदैव कृतज्ञ होना चाहिए अपने उन स्वाधीनता सेनानियों का, जिन्होंने अपना जीवन आहूत करके हमें इस देश की आजादी को दिया और उसके लिए स्वयं क्या लिया। क्या यही दिन देखने के लिए मेरे देश के शहीदों ने, आत्म बलिदानियों ने अपना आत्म बलिदान किया था कि उनके द्वारा दिलाई गई आजादी, उनके द्वारा प्राण न्योछावर हो जाने के उपरांत इस आजाद देश के अंदर अपनी आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ऐसे लोग भी होंगे जो उन्हें क्या कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे। जी बिल्कुल अमित जी, मैं परिवार का इतिहास लेकर के चलता हूं और इसके लिए जो मैं सुबह से, जब आपने कहा कि इस पर आपने बात करनी है, तो मैंने 3 पुस्तकों को लिया। प्रथम राजेंद्र जिज्ञासु जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है जिसका नाम है अमर हुतात्मा भगत सिंह और उनका आत्म बलिदानी परिवार। दूसरी पुस्तक है दीपचंद्र निर्मोही जी द्वारा लिखित, जो कि पानीपत से हैं, भगत सिंह से दोस्ती। और तीसरी पुस्तक जो बहुत ही, मैं कहता हूं कि उनके निकट लेकर के जाती है, उनके अपने भतीजे द्वारा लिखित अभय सिंह संधू जी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह जेल नोटबुक। यहां मैं आपको 1-2 पन्ने खोल करके दिखाऊं जिसमें उनके अपने हाथ के लिखे हुए हस्तलिखित अभिलेखों के साथ उनके इंग्लिश वर्जन दिए गए हैं। आप इसे पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि कैसे मैं बर्दाश्त करूं मेरे देश के आत्म बलिदानी को क्या कहते हैं, आतंकवादी। हाँ अमित जी, आप कहें। यही सवाल आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आप विधि के भी जानकार हैं। आहूजा जी, बीते दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री या बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करने पर लोगों ने केस दायर किए, लोगों ने महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने वालों के ऊपर केस दायर किए, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह पर जो टिप्पणी इन्होंने की, इसके बाद इनका कोई भी बाल बांका नहीं किया। इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक की केंद्र सरकारों द्वारा इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इस विषय पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आज की जो वास्तविकता है किस और दिखा रही है मानसिकता, हम लोगों की मानसिकता, जो आज की जनरेशन की मानसिकता और सरकारों की मानसिकता, अगर इन्हें शहीद का दर्जा कानूनी तौर पर नहीं दिया गया है तो उसके पीछे। बिल्कुल अमित जी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब अंतिम उसमें दूंगा, लेकिन उससे पूर्व जो मैं कह चुका कि मुझे पहले इतिहास बताना है जी। अरे शहीद आजम मेरे देश के जन जन के मन में जो आत्म बलिदानी है, जो स्वाधीनता संग्राम का सेनानी है, जिसने आत्म बलिदान दिया, खुलेआम असेंबली में बम फेंका और लाला लाजपत राय की उस डंडे मार करके की गई हत्या का बदला लिया, उसे मैं यदि स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहूंगा, स्वाधीनता सेनानी नहीं कहूंगा, आतंकवादी कहूंगा, तो मेरे देश का जन जन उसका उत्तर देगा। सरकार को इसका उत्तर देने की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। अंतिम उसमें मैं अवश्य इसका आपकी इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इतिहास बतला दूं। सरदार भगत सिंह, इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह और दादी जय कौर जी। आपको एक बात बतला दूं कि 1877 के अंदर स्वामी दयानंद से इन्होंने यज्ञोपवीत ग्रहण किया था और आर्य समाज की दीक्षा ली थी। और यह ऐतिहासिक तथ्य है कि इनके आर्य पत्रों में लेख छपे,
इन्होंने शास्त्रार्थ किए और संस्कृत का अध्ययन किया। और जालंधर में जब आर्य समाज ने साईं दास स्कूल खोला तो सरदार अर्जुन सिंह ने अपने 2 पुत्रों, इनके 3 पुत्र थे, इन्होंने 2 पुत्रों किशन सिंह और अजीत सिंह को इसी स्कूल में जो कि आर्य समाज द्वारा खोला गया था उसमें दाखिल करवाया और शिक्षा दिलवाई। अर्थात इनके परिवार पर क्रांतदर्शी देव दयानंद का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है, और जिसके बारे में इतिहासकारों ने कहा भी, यदि 80% क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व आहूत किया वह देव दयानंद की आर्य विचारधारा से प्रभावित थे, ऐसा लिखने के लिए कांग्रेस के इतिहासकारों को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने मजबूर होकर के लिखा। और देव दयानंद द्वारा रचित वह कालजयी ग्रंथ, जिसे हम क्रांतिकारियों की गीता भी कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ के प्रकाश से हम सभी को आलोकित करने वाला, प्रकाशित करने वाला और भ्रम के, संदेहों के अंधेरों को हटा देने वाला उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ही ये सभी स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कूदे और उस यज्ञ में इन्होंने अपना सर्वस्व आहूत किया। अर्जुन सिंह भगराम वकील के मुंशी थे, और ये भगराम वकील कौन थे? ये स्वामी श्रद्धानंद जी के साले थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के साथ ये जालंधर से गए थे लाहौर, उसमें शामिल होने के लिए। उनका परिचय, दादा भाई नौरोजी के साथ परिचय वकील भगत राम ने करवाया था। और एक बात और बतला दूं कि श्राद्ध, मूर्ति पूजा आदि के ये विरोधी थे, और यज्ञोपवीत संस्कार तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि स्वामी दयानंद से यज्ञोपवीत संस्कार करवाने वाले कुछ लोगों में से एक ये भी थे। उसके बाद सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र हैं, किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। और ये किशन सिंह, इनके जो पिता हैं सरदार भगत सिंह जी के, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बतला देता हूं। किशन सिंह जी के बचपन का नाम, जो माता पिता का दिया हुआ नाम था, वह गोविंद सिंह था। गांव वाले इन्हें गोविंदा कहा करते थे, लेकिन बाद में बदल कर इनका नाम किशन सिंह रखा गया। यह आर्य समाज द्वारा लाला साईं दास पाठशाला, जो कि आर्य समाज जालंधर द्वारा संचालित थी, उसमें पढ़े हैं। आर्य वीर बनकर इन्होंने अकाल पीड़ितों की भी सहायता की, और गुजरात में जो भीषण भूकंप आया, अकाल आया, उसमें भी इन्होंने सहायता की। 1905 में जो कांगड़ा में भूकंप आया, उसके पीड़ितों की भी सहायता की। लाला लाजपत राय ने मोगा निवासी वैद्य संतराम, सरदार किशन सिंह, महात्मा करमचंद अब्रोल, लेखराम कादियां आदि के साथ झेलम की बाढ़ में भी इन्होंने सहायता की। सरदार किशन सिंह कांग्रेस की प्रार्थना एवं प्रस्ताव की नीति से सदा असंतुष्ट रहते थे, इसीलिए कांग्रेस में भी जो एक नरम दल और गरम दल माना जाता था, तो इनके पिता सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह गरम दल के निकट माने जाते थे। इन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। अजीत सिंह, लालचंद्र फलक, लाला पिंडीदास, मेहता आनंद किशोर, ये सभी मिलकर के इन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत माता के नाम से इन्होंने मासिक पत्र भी निकाला। और लाला लाजपत राय अजीत सिंह को मांडले के दुर्ग में जब बंदी बनाया गया, उसके बाद किशन सिंह, अंबा प्रसाद, आनंद किशोर, ये तीनों नेपाल चले गए। तीसरे भाई स्वर्ण सिंह को बंदी बना लिया गया। उस समय किशन सिंह को 50,000 की जमानत पर छोड़ा गया। तीनों भाई जब मुक्त होकर के आए तो अक्टूबर 1907 में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। और जिस समय जन्म हुआ उस समय इनके पिता ने एक बात कही थी कि लड़का होगा और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करेगा। और 30 मई 1951 को इनके पिता किशन सिंह की मृत्यु होती है। आपने पिता का और दादा का क्रांतिकारी इतिहास जाना,
तो अब आप माता विद्यावती का भी थोड़ा सा जान लेंगे 2-3 पंक्तियों में। माता विद्यावती का जन्म 1887 में सरदार वरायम सिंह के यहाँ हुआ और 11 वर्ष की आयु में ही 1898 में सरदार किशन सिंह से इनका विवाह हुआ और उसके बाद इन्होंने पुत्र भगत सिंह को जन्म दिया। 1973 में आकर के पंजाब माता की उपाधि से मृत्यु के उपरांत सरदार भगत सिंह की माता को सम्मानित किया गया, उपाधि दी गई और उस स्थान पर कहा हुआ था 1 जून 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम संस्कार वहीं सतलुज के तट पर हुआ था भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का। और 1963 में गांव खटकड़ कला में भगत सिंह की मूर्ति स्थापना के समय मां पहली बार रोई थी। और भगत सिंह का भी इतिहास थोड़ा सा जान लें। मैंने उनके दादा का, पिता का, माता का इतिहास बतलाया। अब भगत सिंह का इतिहास सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर समझ में आएगा कि ये स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे या आतंकवादी। ये सही मायनों में स्वाधीनता संग्राम के वह सेनानी थे जिनके बलिदान को देख करके हजारों युवाओं ने प्रेरणा ली और स्वाधीनता संग्राम के अंदर कूद पड़े थे। मैं तो कहता हूं कि शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो सरदार भगत सिंह शहीद आजम, आत्म बलिदानी, अमर हुतात्मा को आतंकवादी कह करके हम देशवासियों को भी लज्जित करते हैं। ना जाने वह उन्हें स्वयं भी लज्जा का अनुभव होता है या नहीं होता है। मैं कहता हूं 1907 में इनके दादा सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों मांडले के दुर्ग में बंदी थे और 28 सितंबर 1907 को माता विद्यावती और पिता किशन सिंह के यहां भगत सिंह का जन्म होता है। उसी दिन या कुछ दिन पूर्व चाचा और पिता जेल से छूटकर घर पहुंचे होते हैं। ये बालक, मैं कहूंगा कि बाल्यावस्था में ही खेतों में फसल नहीं, बंदूकों की खेती को देख रहा होता है और पूछता है, तिनके जब गाड़ रहा होता है खेत के अंदर, कोई पूछता है क्या बो रहे हो, तो बालक जवाब देता है अपने बड़े भोलेपन से। सरदार भगत सिंह जवाब देते हैं कि बंदूकें बो रहा हूं जो काम आएंगी। चाची हरनाम कौर से इस बालक को बहुत स्नेह था। अजीत सिंह के देश निष्कासन के बाद चाची का पूरा स्नेह इस बालक भगत सिंह को मिला और परिवार के संस्कार और शिक्षा इस बालक को मिली और ये आर्य संस्कार जो वंशानुगत रूप से चले आ रहे थे बालक भगत सिंह ने प्राप्त किए। यहां एक और बात बहुत ध्यान देने के योग्य है कि सरदार भगत सिंह का उपनयन संस्कार लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने करवाया था। इस बात को हम ध्यान में देंगे तो समझ में आएगा कि आर्य समाज और आर्य सिद्धांतों का इन स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के निर्माण में और इनके मन में स्वाधीनता के बीज बोने का कितना बड़ा योगदान था। जी भगत बिल्कुल। सिंह बचपन से ही सबका मित्र और सभी उनके मित्र थे। इनकी बंगा की पाठशाला में हुई, बाद में इन्होंने शिक्षा डीएवी स्कूल लाहौर में प्राप्त की। नरेंद्र आहूजा जी, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने भी इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया और हमारे पास सरदार भगत सिंह जी की, आपके पास जैसे केस डायरी है, हमारे पास उनका पूरा का पूरा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जो पूरा कागजात हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। इसमें जो आपने अभी बात कही उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। इसमें एक गवाह है, उन्होंने 19/5/1930 को गवाही दी। उन्होंने कहा कि हम लोग आर्य समाज मंदिर में इनसे मिले, कोलकाता के। इसी तरह अगर हम इस केस डायरी को देखते हैं तो इस केस डायरी के अंदर बहुत सारे स्थानों पर डीएवी संस्थाओं का और आर्य समाज मंदिर का
नाम आता है, जहां पर पूरा का पूरा ये संगठन काम कर रहा था। सरदार भगत सिंह और इनके साथ ही आर्य समाज मंदिरों में रुक रहे थे, वहां पर आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों से मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आर्य समाज का प्रभाव इनके ऊपर इतना था कि इन्होंने पूरा का पूरा जो खुफिया काम इनका था उस समय, वो आर्य समाज मंदिरों में था। अगर हम इसके अंदर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत जगहों पर ये आ रहा है कि जो गवाहों ने बताया कि आर्य समाज मंदिर में उनकी मुलाकात हुई, कलकत्ता में हुई और बहुत सारी जगहों पे, पिंगले में उनकी मुलाकात हुई। तो ये कहीं भी सवाल ही नहीं उठता कि भगत सिंह जो है वो एक तरह से आतंकवादी हो, क्योंकि भगत सिंह ने जो भी काम किया, जैसा कि आपने पूरा पूरा इतिहास बताया, बचपन से लेकर बड़े होने तक, फांसी होने तक, उन्होंने देश के लिए ही जिया और देश के लिए ही मरे। लेकिन अब सवाल ये जो मैंने आपसे बीच में फिर भी पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि सरकारें इन्हें आज भी देशभक्त तो कहती हैं लेकिन शहीद नहीं कहती। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग समय पर इनको आतंकवादी या रेवोल्यूशनरी कहकर इनका अपमान किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। अगर सिमरनजीत सिंह मान इन्हें आज आतंकवादी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकारों की गलतियां आज हमें दिखाई दे रही हैं पंजाब में। देखिए, आपने दो बातें पूछी हैं, उन दोनों बातों का क्रमवार में जवाब दे देता हूं कि एक तो आपने कहा कि डीएवी संस्थाओं, आर्य समाज से इनका जुड़ाव, तो निश्चित रूप से मैंने भी जो इतिहास बतलाया और खंगाला, उसमें हमें लगता है कि डीएवी स्कूल में वह पढ़े हैं। उसके बाद जयचंद्र विद्यालंकार, भाई परमानंद, उदयवीर शास्त्री, प्राचार्य जुगल किशोर का सरदार भगत सिंह के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और द्वारकादास पुस्तकालय में इन्होंने पुस्तकों का भरपूर लाभ उठाया और क्रांतिवीर शचीन्द्र नाथ के कहने पर देश हित में पूरा जीवन आजन्म ब्रह्मचारी रहने का एक कठोर व्रत धारण किया। और भगत सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा है, जिसका उल्लेख उनके भतीजे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में भी आता है। वह क्या लिखा है? भगत सिंह कहते हैं कि मेरे पिता ने जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार लोकनाथ तर्क वाचस्पति से करवाया था, उपनयन संस्कार करवाया था, उसी समय मुझे देश को समर्पित कर दिया था, तो मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। देश सेवा को समर्पित करने के उपरांत मैं तो केवल अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। और उस समय नेशनल कॉलेज में जब डीएवी के बाद पढ़ते हैं तो उस समय भी महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त जैसे नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। और भाई परमानंद ने एक पंक्ति कही है इतिहास में इनके बारे में कि भगत सिंह सचमुच चंद्रगुप्त सिद्ध होगा। और संस्कृत को वैकल्पिक विषय चुना अपनी शिक्षा के दौरान सरदार भगत सिंह ने, और उस समय उदयवीर शास्त्री के प्रिय शिष्य बने। और उदयवीर शास्त्री निश्चित रूप से आर्य समाज के एक तपोधन हम कह सकते हैं। और उदयवीर शास्त्री ने गणेश शंकर विद्यार्थी को भगत सिंह के बारे में अपना पत्र लिख करके दिया और भगत सिंह को क्रांति के इस मार्ग की ओर अग्रसर किया। मैं एक बात और बतलाऊं, आपने आर्य समाज बंगाल की बात की, तो आर्य समाज बंगाल में रह करके तो सरदार भगत सिंह ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली है और उसके बाद ही जाकर के ये उन्होंने जो भी किया, नेशनल असेंबली में बम वगैरह फोड़ा है, तो वह सारा का सारा कार्य होता है। कानपुर में भी रहे जयशंकर विद्यालंकार और योगेश चंद्र चटर्जी और बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा आदि के संपर्क में। अब आपके प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि समय की सीमा, इतिहास बहुत लंबा है, एक अलग से कार्यक्रम इनके इतिहास पर भी करेंगे। आपने कहा कि पुस्तकों में आज भी इन्हें आतंकवादी क्यों लिखा हुआ है। इसके बारे में आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो प्राथमिकी दर्ज हुई सरदार भगत सिंह के विरुद्ध, उसमें यही लिखा गया। और एक बात और मैं इतिहास से आपको उद्धृत करते हुए मुझे भी बड़ा कष्ट, पीड़ा होती है, वह ये कि सभी लोग ये आशा कर रहे थे कि गांधी जी जब समझौते के लिए गए हैं तो गांधी जी समझौते में सरदार भगत सिंह के लिए, जो उस समय गरम दल में होते हुए क्रांतिकारियों के सिरमौर होते हुए अग्रसर थे, अग्रणी थे और युवाओं के एक
आइकन बन चुके थे, एक प्रतीक बन चुके थे, और युवा उनके जीवन को देख करके स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कूद रहे थे, तो एक पूरे देश को अपेक्षा थी कि गांधी जी शायद सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी की सजा है उसे उस समझौते के अंतर्गत ही माफ करवा करके आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई। ये ठीक है कि जैसा अंग्रेजों ने लिखा उसे परिवर्तित किए बिना बहुत सी चीजों को मेरे देश के नीति नियंताओं ने 1947 में ही राष्ट्र के स्वाधीन होते ही स्वीकार कर लिया। जैसा कानून उस समय पहले के थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको ही भारत के संविधान में एज सच डाल दिया गया। आप देखते होंगे कि बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका जब आप तिथि देखेंगे, सन देखेंगे तो आजादी से पहले का है। ठीक इसी प्रकार जैसे भगत सिंह को उन्होंने आतंकवादी लिख दिया अपनी प्राथमिकी में और अपने उस इतिहास के अंदर, वह भी अपरिवर्तित अब तक रह गया। और इसके लिए हमसे मैं क्या कहूं, फिर कष्ट होता है। पाकिस्तान के एक वकील जो कि भगत सिंह के बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उन्होंने वहां पर एक मुकदमा डाला कि इसे बदला जाए और इसे आतंकवादी के स्थान पर शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारे देश में भी मांग की गई, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि अब जो सरकार है वह निश्चित रूप से पाठ्यक्रमों में तो इसको परिवर्तित कर चुकी है। इतिहास की पुस्तकों में भी यदि कहीं अपेक्षित होगा तो आज की सरकार यदि इतिहास की पुस्तकों में कहीं भी भगत सिंह को आतंकवादी लिखा होगा तो एक आदेश जारी करते हुए उसे शहीद आजम या आत्म बलिदानी या आत्म गौरव, या मैं कह सकता हूं कि अमर हुतात्मा शब्द से रिप्लेस करेगी, उसे परिवर्तित करेगी और इसे आतंकवादी नहीं, स्वाधीनता संग्राम का महान सेनानी घोषित राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। और उन सभी इतिहास की पुस्तकों या पाठ्यक्रम की पुस्तकों में परिवर्तन यदि अभी भी रह गया होगा तो उसे अवश्य किया जाएगा। लेकिन ये तो जन जन की बात है। एक सरकार ने तो राम को भी काल्पनिक कह दिया था, राम सेतु को भी काल्पनिक कह दिया था। उसी सरकार ने अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इस शब्द की सरदार भगत सिंह स्वाधीनता सेनानी नहीं अपितु एक आतंकवादी है, उसे चलने दिया निरंतरता के अंदर। तो अब ये सारे के सारे जो इतिहास की भूलें हैं उसे परिवर्तन करने का समय आ गया है। आपने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या इस पर भी कोई मुकदमा दर्ज होगा जो महात्मा गांधी के विरुद्ध कुछ कहने पर होता है या संविधान के विरुद्ध या राष्ट्रीय प्रतीकों के विरुद्ध कुछ कहने पर होता है, तो तय रूप से चाहे सरदार भगत सिंह संविधान की या इतिहास की पुस्तकों में सरकार द्वारा दर्ज कोई प्रतीक ना हो, लेकिन भारतीय जनमानस के मन में, बुद्धि में वह केवल और केवल एक आत्म बलिदानी है, अमर हुतात्मा है, स्वाधीनता संग्राम के वह अपने प्राण न्योछावर कर देने वाले वह व्यक्ति हैं जिनके बलिदान को देख करके हजारों सैकड़ों क्रांतिकारियों ने शिक्षा ली, दीक्षा ली और शायद उनके अपना प्राण न्योछावर कर देने का उद्देश्य भी यही था कि एक भगत सिंह मरेगा लेकिन उनके रक्त की एक एक बूंद जहां गिरी होगी उस एक एक बूंद से एक एक क्रांतिकारी पैदा होगा जो अंग्रेजों के साम्राज्य की चूल्हे हिला करके रख देगा। और यह कहना कि केवल शांति से, बिना खड़ग तलवार से मेरे देश को आजादी मिल गई, तो शायद मेरे देश के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का, आत्म बलिदानियों का अपमान करना होगा। हमें स्वीकार करना होगा कि मेरे देश की आजादी के अंदर, मेरे देश के स्वाधीनता संग्राम के उन सेनानियों, आत्म बलिदानियों, शहीद आजमों का उतना ही योगदान है जितना कि गांधी के अहिंसक आंदोलन का। जी बिल्कुल। अधिक योगदान यदि मैं कहूं
तो इन्हीं आत्म बलिदानियों का है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इन बलिदानियों का जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये तो एक बहुत ही शर्म की बात है कि जिस देश में सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग रहते हैं, जहाँ पर उन्होंने सिविल सेवाएं की सेवा नौकरी की, जहाँ उन्होंने आईपीएस के तौर पर वो रहे, सालों साल रहे, वहाँ एक आतंकवादी संगठन का वो आज जिसे कह लीजिए बात करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई पूरे के पूरे इस आतंकवाद के समय पर। आज वो उसके साथ तुलना भगत सिंह की करते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, पूरे देश के लिए भी और सिमरनजीत सिंह मान के लिए भी, क्योंकि उसी व्यक्ति की शहीदी कह लें या उसकी शहादत के कारण ही आज उनको वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है कि वो आज भारत के सांसद बने हैं, चुन के गए हैं, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वो चुन के संसद में गए हैं। तो वो सब चीज़ें उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत मिली हैं। लेकिन ऐसे एहसान फरामोश लोगों के बारे में क्या कहें, भारत की जनता को ही इस पर सोचना है कि कैसे लोगों को उन्होंने जिताकर संसद में भेजा है। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने पूरा भगत सिंह के बारे में बताया, उनके परिवार के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।